नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन एमपीपीएससी एक्सप्रेस। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट का चैप्टर 5.6। चलिए देखते हैं 5.6 क्या बोलता है। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 के बारे में, विच इज़ इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 जो कि फंडामेंटल राइट है, क्या बोलता है। और मैं इसके पहले मैं शुरुआत करूं, इसके पहले मैं 5 क्लासेस ले चुका हूं। आपने अगर क्लासेस नहीं देखी हैं तो आई बटन पर लिंक है, आप उसको जाके देखिए, याद कीजिए, समझिए, जो करना है वो कीजिए, लेकिन वो आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि सारे आर्टिकल एक दूसरे से लिंक है। चलिए देखते हैं अब। तो आर्टिकल 16 बोलता क्या है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी गवर्नमेंट जॉब में सबको समान रूप से अधिकार। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या कहता है। द स्टेट शैल प्रोवाइड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल द सिटीजन इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं, सरकारी नौकरियों में सबको समान रूप से अधिकार रहेगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 देखते हैं। The article prohibits the state from discriminating against citizen only on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth, डिसेंट एंड रेजिडेंस। अब ये इसमें याद रखिए, हमने आर्टिकल 15 में बात करी थी ऊपर जो प्लेस ऑफ बर्थ तक, लेकिन इसमें दो चीज़ें और जोड़ी गई हैं। जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, दो चीज़ें और जोड़ी गई हैं। एक जोड़ा गया है डिसेंट और एक जोड़ा गया है रेजिडेंस। ये ध्यान रखिएगा, इन ऑर्डर टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी इन बेसिस पे, खाली इस बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल के साथ में डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, दिस आर्टिकल इज़ ओनली अवेलेबल फॉर इंडियंस, ये ध्यान रखिएगा, खाली भारतीय लोग ही इसको अवेल कर सकते हैं। डन। चलिए अब समझते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 इज एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 2, यानी ये इसका एक अपवाद है। किस तरीके से अपवाद है। इट सेज द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड बाई लॉ रेजिडेंस, ध्यान रखिए, रेजिडेंस इज अ ग्राउंड ऑन द क्वालिफिकेशन टू गेट सर्टेन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अंडर द स्टेट। मीन्स कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो रेजिडेंस को एक ग्राउंड बनाकर कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की सर्टेन कैटेगरीज में रिजर्वेशंस दे सकती है। ठीक है, जैसे एक कॉन्सेप्ट है मुल्क रूल। मुल्क रूल का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। मुल्क रूल में क्या होता है एक्चुअली में, कि आंध्रा में सर्टेन सीट्स, वो सीट्स वहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनके लिए रिजर्व की गई है, लेकिन वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कौन सा है, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4, ये ध्यान रखिएगा। कैटेगरी 4 और कैटेगरी 3 के लिए आंध्र प्रदेश में कुछ सीटें रिजर्व करी गई हैं और रेजिडेंस उसका एक क्राइटेरिया है उन सीट्स को रिजर्व करने का, ये ध्यान रखिएगा। मुल्क रूल कॉन्सेप्ट जो आंध्रा में अप्लाई होता है। ठीक है, आर्टिकल 4 समझते हैं। अब आर्टिकल 4 क्या बोलता है। द आर्टिकल एम्पावर्स स्टेट टू टेक अ स्पेशल स्टेप्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस मीन्स SC ST एंड OBC, तीनों मिलके ये बैकवर्ड क्लासेस बनाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, देखिए ध्यान रखिए, इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इफ बैकवर्ड क्लासेस इज नॉट एडिक्वेटली इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर बैकवर्ड क्लासेस में कोई कैटेगरी है जो पब्लिक एम्प्लॉय यानी सरकारी जॉब्स में जिनको उचित मात्रा में जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सपोज कोई एक्स कैटेगरी है जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करती है और उसको किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो गवर्नमेंट चाहे तो उसके लिए रिजर्वेशन बना सकती है। 16 क्लॉज 4 हमसे कहता है। लेकिन अब आप इसमें एक चीज़ समझिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या था। जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, स्टेट मीन गवर्नमेंट में टेक्स नेसेसरी स्टेप्स फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, तो उसमें एक जनरल फॉर्म में बता दिया गया था कि नेसेसरी स्टेप, लेकिन इसमें वो स्पेसिफिक है जो इन किस में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, मतलब स्पेसिफिकली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट चाहे तो या तो इस चीज़ को ये रिजर्व कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। पब्लिक एम्प्लॉय 16 क्लॉज 4 रिजर्वेशन की बात करता है बैकवर्ड क्लासेस को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन ये दो चीज़ें इसमें देखने वाली हैं कि जो बैकवर्ड क्लास है, एक तो वो सोशली और दूसरा होता है एजुकेशनली। ठीक है, तो सोशली और एजुकेशनली वो क्लासेस बैकवर्ड होनी चाहिए, रैदर देन
आपका फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या है कि उनका रिप्रेजेंटेशन सर्विस में कम होना चाहिए, मतलब कम होगी तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा, इसमें इस आर्टिकल में ये बोला गया था। अब हुआ क्या है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई जी ने क्या किया कि 1977 में एक कमीशन बनाया। वो कमीशन था, हमारे एक पार्लियामेंटेरियन थे, उनका नाम था बीपी मंडल। तो इनके अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया, उसको मंडल कमीशन बोलते हैं, और इनसे बोला गया कि भाई आप आइडेंटिफाई कीजिए कि बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, बैकवर्ड कास्ट जो कास्ट हैं, उनको आइडेंटिफाई करने को बोला गया। तो उन भाई साहब ने क्या किया कि लगभग 3700 प्लस, आई थिंक 3750 ओबीसी कैटेगरी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसकी लिस्ट उन्होंने सौंप दी गवर्नमेंट को। अब बीपी सिंह जी आए, शंभर प्रताप सिंह, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओबीसी को 27% मैक्सिमम 27% इन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन दे दिया। अब जब इन्होंने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया तो भाई देश में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, मतलब प्रोटेस्ट की तो देश में बाढ़ आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको पता ही होना चाहिए, इसका रेफरेंस आपको देना ही चाहिए। मैं आपको जब से मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको बहुत सारे केसेस, बहुत सारे अमेंडमेंट आपको बता रखे हैं। आप उन सारे केसेस और अमेंडमेंट्स की एक लिस्ट बनाई है और उनको एक साथ लिखे, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट उन केसेस के बारे में ही मेंस में पूछ लिया जाता है। तो चलिए आप समझते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वन ऑफ द माइलस्टोन। रिजर्वेशन की जब भी बात होगी, जहाँ पे भी डिस्कोर्स होगा, जहाँ पे भी डिस्कशन होगा रिजर्वेशन का, वहाँ पे ये सारे केसेस जो मैंने लिखे हैं, और ये सबसे अपडेट केस है, मतलब मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल भी ला रहा हूँ। तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 27% रिजर्वेशन तो ठीक है ओबीसी के लिए, वो हम मानते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इन्होंने ओबीसी के लिए लेकर आया। क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट क्या बोला भैया, क्रीमी लेयर में ये था कि जिनकी सैलरी, सालाना सैलरी जिनके परिवार में 8 लाख या 8 लाख से ज़्यादा है, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो भी टॉप ऑफिशियल्स होते हैं उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, चाहे डिफेंस में हो या फिर सिविल सर्वेंट हो या फिर पब्लिक सेक्टर में हो, उसमें बच्चों को, जो क्रीमी लेयर्स को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या बोली उन्होंने बोला कि भैया तुम रिजर्वेशन तो दो, लेकिन तुम SC ST और OBC इन तीनों को मिला के 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन मत दे देना, ठीक है। दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि तुम रिजर्वेशन तो दे रहे हो, लेकिन तुम इतना सबको रिजर्वेशन कर दोगे तो फिर, लेकिन कितना भी तुम रिजर्वेशन करो, लेकिन वो 50% को एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी रूलिंग ये दी। तीसरी रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली कि जो रिजर्वेशन होगा वो एंट्री लेवल पे ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन लेके पहले बंदा नौकरी में चला गया और उसके बाद में फिर वो ड्यूरिंग हिज और हर सर्विसेज वो रिजर्वेशन लेके और प्रमोशन की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है। तो प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज़ नॉट अलाउड फॉर, किसके लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है। एक चीज़ और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC एंड ST ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। सीधी सी बात है, उसने ख़त्म कर दिया ये चीज़ याद रखना। पार्लियामेंट ने क्या किया, जब ये चीज़ ख़त्म करी उन्होंने कि प्रमोशन में ख़त्म ही कर दिया, तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने क्या किया, 77वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995, ये आप लोग संविधान संशोधन याद रखिएगा। तो इसमें क्या किया इन्होंने, एक इन लोगों ने, पार्लियामेंट ने आर्टिकल सब क्लॉज 4A, या तो इसको ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। तो याद रखना किस आर्टिकल को कैसा लिखा जाता है, ये मेंस में बहुत ध्यान दिया जाता है, इसके मार्क्स कटते या मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किस आर्टिकल को, केस को आप कैसे लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, सारी चीज़ याद रखना
ब्लॉक लेटर्स में केस के नाम लिखना या नहीं लिखना, ये चीज़ें भी याद रखनी है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो 77वां संविधान संशोधन था 16 का 14 क्लोज ए, उसमें बोला प्रमोशन, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर SC एंड ST अलाउड। ठीक है, डन, ये हो गया। अब फिर एक केस आया, मैं आपको पूरे अपडेशन दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिए, ये आपको अपडेशन शायद आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, और इस तरीके से किसी करंट अफेयर्स में आपको भी इस तरीके से अपडेशन नहीं मिलेगा। तो अपने आप को अपडेट रखना है आपको, तो ये क्लासेस मेरी बहुत ज़रूरी हैं। और मैं सारे रिजर्वेशन का पूरा आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ, किस तरीके से टाइमलाइन के थ्रू रिजर्वेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। तो ये तो जो 16 हो गया, 16 क्लॉज 4 हो गया, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर इंदिरासानी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी अपनी रूलिंग्स को और साफ़ किया, गाइडलाइंस को और साफ़ किया। फिर 16 का 4A आया, जो 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जिसमें बताया गया कि भाई प्रमोशन के लिए SC एंड ST को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ये हो गया। अब क्या हुआ, 2006 में नागराज केस, इसको M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो आर्टिकल 16 का 4A है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बोला, और बोला गया कि भाई ये एक इनेबलिंग प्रोसीजर है, मतलब इस कुंजी से आप रिजर्वेशन दे सकते हो इस कुंजी का यूज करके, लेकिन जो स्टेट है ये आपको रिजर्वेशन देने के लिए बाउंड नहीं है, किसी भी तरीके का उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि वो आपको रिजर्वेशन दे ही। ये तो डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट पहले डेटा मंगाएगा उस जाति से जुड़ा हुआ, देखेगा डेटा, उसमें क्या क्या देखेगा कि वाकई में जो जाति है, जो कास्ट है, वो बैकवर्ड है कि नहीं है। फिर डेटा देखेगा उनका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, और तीसरी चीज़ ये देखेगा कि भाई इनको अगर हम रिजर्वेशन दे भी देते हैं तो ऐसा तो नहीं कि भाई हमने रिजर्वेशन दे दिया तो भाई जो डिज़र्व नहीं करते हैं वो भी बंदे इसमें एंट्री मार दें, उसके बाद में जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इफेक्ट ना हो। तो इन तीन चीज़ों के बेसिस पर, यानी सबसे पहले बैकवर्डनेस ऑफ क्लास, दूसरा उनका रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेसी, और तीसरा चेक करेगा जनरल एफिशिएंसी ऑफ सर्विस वुड नॉट बी अफेक्टेड फ्रॉम दैट रिजर्वेशन। तो तीनों चीज़ें चेक कर लेगा, उसके बाद में ही क्या बोलते हैं उसको रिजर्वेशन देगा। ये हो गया इस केस की बात। तो ये केस भी समझ में आ गया आपको, ये केस भी समझ में आ गया। अब 2018 में इसमें जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, अपने जो पुराना डिसीजन था ओवरटर्न कर दिया कि भैया डेटा वेटा लेने की ज़रूरत नहीं है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देने के लिए डेटा वेटा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार उनको बोल दिया कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में, ना तो फिर ये चेक करने की ज़रूरत है कि भाई वो बैकवर्ड क्लासेस हैं या नहीं है, ना तो फिर ये चेक करने की ज़रूरत है कि भाई वो आपका उनका रिप्रेजेंटेशन है एडिक्वेट है या नहीं है। एक बार आपने बोल दिया वो हैं तो भैया उनको रिजर्वेशन दो। तो ये केस हो गया। अब क्या हुआ, अब जो रिसेंट फरवरी में, आई थिंक फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इज़ नॉट फंडामेंटल राइट। ये बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इज़ फंडामेंटल राइट, भैया नहीं है फंडामेंटल राइट। तो उसमें अभी रिसेंट जजमेंट में, यानी 2020 में ही, 19-20 में ही बोला सुप्रीम कोर्ट ने, क्या बोला देख लेते। रिसेंटली दे सेड सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली रूल्ड दैट द स्टेट आर नॉट बाउंड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट। भैया जरूरी नहीं है कि स्टेट आपको, स्टेट मतलब राज्य, देखिए रिजर्वेशन आपको दे। और दूसरी चीज़, प्रमोशन में और अपॉइंटमेंट में दोनों में रिजर्वेशन नहीं, और राइट टू रिजर्वेशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आपको। इस फिर अब सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 16 का क्लॉज 5 क्या बोलता है। वो आपको चारों आर्टिकल पता हो गए, समझ में आ गए। उसके बाद में वो 3 केसेस आप समझ लेना, उसमें क्या क्या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, क्या क्या उन्होंने डिसीजंस दिए, जजमेंट दिए, वो आप देख लेना। उसके बाद में आ गया आर्टिकल 16 का क्लॉज 5। चलिए हम समझते हैं। दिस आर्टिकल एम्पावर द स्टेट टू प्रिस्क्राइब द रिलीजन एज अ ग्राउंड और अ क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटिंग कैंडिडेट इन सर्टेन कैटेगरी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मीन्स व्हाट? रिलीजन, ध्यान रखिए, रिलीजन इज अ ग्राउंड फॉर रिक्रूटिंग कैंडिडेट। मीन्स व्हाट? अब आप ये समझ लीजिए कि कुछ कैटेगरी की जॉब ऐसी हैं जिसमें रिलीजन को ध्यान रखा जाएगा, जैसे मंदिर में पुजारी, या फिर मॉस्क में मौलाना जी, या फिर जैसे एक आपने वक्फ बोर्ड का नाम सुना होगा,
उसमें जो अपॉइंटमेंट होता है, तो उसमें कैटेगरी उसमें उस बेसिस पे रिलीजन रखा गया है, रिलीजन को एक बेस रखा गया, कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें रिलीजन का ध्यान रख सकती है गवर्नमेंट। अब कुछ चीज़ें ध्यान रखती हैं इसमें, जो जब भी हम किसी भी तरीके का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन देते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना है कि जो जिसको हम कास्ट है वो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड हो रादर देन इकोनॉमिकली। दूसरी चीज़ क्या करना है, एडुकेट, ये एजुकेशन नहीं है यहाँ पे, एडिक्वेट है ये, एडिक्वेट। क्लास शुड नॉट बी एडिक्वेटली इन पब्लिक सर्विस, मतलब जो उसकी प्रेजेंस है वो पब्लिक सर्विस में कम है, तब उस बेसिस पे हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। तीसरा क्या है, क्रीमी लेयर को नहीं देंगे। चौथा ये है, ओवरऑल रिजर्वेशन जो है 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था, SC ST एंड OBC इनको मिला के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट में ये देखते हैं कि रिजर्वेशन शुड नॉट अफेक्ट जर्नल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हमको वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो एग्ज़ाम पास बंदे को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर हमने रिजर्वेशन निकाला है रिजर्व कैटेगरी के लिए तो बंदा अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी नहीं ला रहा है तो उसको हम अपॉइंटमेंट दे दें, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मस्ट है इवन इफ सीट इज़ रिजर्व फॉर सर्टेन क्लासेस। तो उसके लिए चाहिए ताकि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्वालिटी है वो हैम्पर ना हो, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने पढ़ा है 16 का क्लॉज 1, 16 का क्लॉज 2, 16 का क्लॉज 3। देखिए मैं समरी इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। बट 16 का क्लॉज 4 और 16 का क्लॉज 4A और 16 का क्लॉज 5, और कुछ हम लोगों ने अमेंडमेंट पढ़े, कुछ हम लोगों ने केसेस पढ़े। इन सारी चीज़ों को आप दोहराइए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और बार बार याद करने की कोशिश कीजिए। बोलते हैं ना बाय हार्ट कर लेना है फैक्ट्स को, वो आप फैक्ट्स को बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको सब मेंस आंसर राइटिंग में और इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें आपको सूनर और लेटर ये चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं। और जब भी एक जनरल डिबेट या आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें इन चीज़ों का रेफरेंस आपको मिल ही जाता है, तो ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और MPPSC एक्सप्रेस देखते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा, आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ाई करना। थैंक यू।